एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और सभी लोग उस बारे में बात करने में लगे हुए थे। गाइस, तुम लोगों को पता है कि कल रात को एक बंदा मास्क पहनकर हर किसी के घर के दरवाजे के पास पैसे छोड़ते हुए जा रहा था। ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था। हम लोगों की उसने काफी ज्यादा मदद की और इतनी ज्यादा मदद करने के बाद सिस्टम के द्वारा उसे काफी ज्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं। और जब उसे इस तरीके से खूब भर भर के पॉइंट्स मिलने में लगे हुए होते हैं, वो भी फ्री के, तो वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है जिन्यांग। और जब जिन्यांग खुश होते होते वहां से जा रहा होता है, तभी सामने एक अंकल जी उसके आ जाते हैं, जो कि अपने बाल को जमीन पर फेंकने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो किसी तरीके से अंकल जी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो बाउल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो वहीं बैठकर उसके पास ही रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरा बाउल, मेरा बाउल। तभी इसकी मदद करने के लिए इस मौके का फायदा उठाता है जिन्यांग और अपने कॉलर्स को ऊपर करने लगता है ताकि वो स्लीव्स को ऊपर करने लगता है ताकि वो उस बाउल को लेकर आ सके इस बंदे के लिए, इस अंकल के लिए। और उठाकर कहने लगता है कि ये जो बाउल है वो उस अंकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, तो मैं इसकी मदद आज जरूर करूंगा। लेकिन जब वो उस बाल को लेने के लिए जाता है, तो उसमें से बहुत भयंकर बदबू आने लगती है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि इस बाउल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसकी बदबू के कारण। और उस बाउल को निकालने के बाद उस अंकल को दे देता है और उससे कहने लगता है कि तुम अब इसे संभाल कर रखना। लेकिन जो अंकल जी होते हैं वो वापस से उस बाउल को उसी कीचड़ में फेंक देते हैं और वापस से एक्टिंग करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा जो बाउल है वो वापस से इस पानी में गिर चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये सारी की सारी घटना जिन्यांग देख लेता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता मदद करने के अलावा। तो वो अपना सर पटक कर कहने लगता है ठीक है ठीक है, मैं अभी तुम्हारा बाउल लेकर आता हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि दूसरी तरफ कि इस बार मैं इस बाउल को ढूंढने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, तो फिर देखते हैं कि आखिर का ये बाउल कैसे होता है। तभी अंकल जी उससे कहने लगता है कि हे बड़ी, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो खराब हो गए होंगे, कैसा लगा कि इस बाउल को मैं अपने हाथों से उठा लूं। तो लेकिन हमारा जिन्यांग उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पीछे से वो अंकल जी उसको परेशान कर देते हैं और चिल्लाते चिल्लाते कहने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं बच्चे, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और इस तरह की घटना को देखते हुए हमारे जिन्यांग को गुस्सा आने लगता है और वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम ऊपर से बस चिल्लाने में लगे हुए कि तुम अपने बाल को खुद उठा लोगे, लेकिन तुम अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे। और वह वापस से वहां पहुंच जाता है। उस बाउल को देने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम अब अपने इस बाउल को संभाल कर रखना, दोबारा से मत खोना। और वो बुढ़ा आदमी यानी कि अंकल जी वहां पर बाउल को पाने के बाद नाचना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि आजकल के जो जवान लोग हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा अच्छे हैं, खासकर तुम। और नाचते नाचते उस बाउल में जोर से मुक्का मार देता, थप्पड़ मारते हैं, जिसके कारण वह बाउल उड़कर वापस से गिरने लगता है और उसी कीचड़ में जाकर गिर जाता है वह बाउल। जिसको देखने के बाद हमारे जिन्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे उस स्टोरी की याद आने लगती है, जैसे कि यहाँ पर कोई स्टोरी रही होगी चाइनीज में, तो उस स्टोरी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग। और जब इस तरीके से उसका बाउल बार बार वो फेंकने में लगा होता है, तो जिन्यांग मन में सोचते हुए कहने लगता है गुस्सा होते हुए, क्या ये मेरे साथ मजे ले रहा है मेरे, चलो देखते हैं कि आखिरकार इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए। और वो वापस पर उससे चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी मजाक उड़ाना बंद करो अंकल जी। और जब उन दोनों की बहस चली रही होती है और जो अंकल जी नाच रहे होते तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारे प्रिंस कांग का बटलर आ चुका है, जिसको सुनकर दोनों को दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तभी वहां पर वो बटलर आता है और उनसे कहने लगता है कि हम लोग डॉक्टर को ग्रीट करते हैं, मैंने आपके लिए इस कैरेज की तैयारी कर रखी है, तो प्लीज क्या हमारे साथ आप प्रिंस कांग के मेंशन पर चलोगे ताकि हमारे यहाँ की प्रिंसेस है उसे आप ट्रीट कर सको, यानी कि उसका इलाज कर सको। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी यानी कि जिन्यांग थोड़ा सा सरप्राइज तो होता है। तभी अंकल जी उसकी बात को टालते हुए उससे कहने लगते हैं डॉक्टर, मैं क्या, तुम गलत फहमी हो रखी क्या तुम्हें कोई, तुम मुझे डॉक्टर समझने में लगी हो, लेकिन मैं तो कोई डॉक्टर वगैरह हूँ ही नहीं। तभी वो बटलर वहां पर आता है और जिन्यांग को साइड में करते हुए उससे कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुमने हमारे काम में दखल अड़ाई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो हमारे डॉक्टर को भी धमकाने लगता है कि तुमने अगर हमारी प्रिंसेस का इलाज नहीं किया तो हमारे जो प्रिंस कांग है तुम्हारे बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे, और ये जो मैटर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा सर। लेकिन जो अंकल जी होते हैं उनके भाव तो भाई बहुत ही ऊपर होते हैं, वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन जब जिन्यांग को ये बात पता चलती है कि ये अंकल जी तो एक डॉक्टर है, तो वो बहुत ज्यादा शौक से भर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये एक डॉक्टर हो। दूसरी तरफ हमारे उस अंकल को दिखाया जाता है, डॉक्टर अंकल को, जो कि उसको देखकर अपने बाल को बताने लगता है और कहने लगता है कि मेरा जो बाउल है वो अभी अभी इस रिवर में गिर गया था, क्या तुम अपने हाथों से उस बाउल को उठाकर वापस लेकर आओगे। तभी वो बटलर अपने सैनिक को ऑर्डर दे देता है और उससे कहने लगता है कि जैसा ये कहने में लगे हैं तुम जल्दी से जाओ और अपना उस बाउल को लेकर आओ। तभी उसका सैनिक मान जाता है और जाने लगता है। लेकिन तभी जो हमारे अंकल जी होते हैं वो डायरेक्टली उसे मना कर देते हैं, उससे कहने लगते हैं कि नहीं 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 बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम बाउल लेकर आओगे, मुझे और किसी के द्वारा लाया हुआ बाउल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बटलर उस कीचड़ की तरफ देखने लगता है, वो देखता है कि वहां पर कितनी ज्यादा गंदगी होती है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने
प्राइड को अपने अंदर ही निगल जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में ऐसा चाहते हो, तुमने कहा है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और उस बाउल को लेने के लिए पहुंच जाता है और उस बाउल को लाने के बाद उस डॉक्टर को देने लगता है, उस गोल्ड अंकल को, और उससे कहने लगता है कि लो आपका बाउल मैं लेकर आ गया। लेकिन उसका मजाक उड़ाते हुए हमारा जो डॉक्टर होता है, अंकल जी होते हैं, वो उस बटलर से कहने लगते हैं कि ये मेरा बाउल नहीं है, क्योंकि मेरे बाउल पे जो बर्ड का निशान था वो बहुत ज्यादा क्लियर था, लेकिन तुम दूसरा बाउल लेकर आ चुके हो और मुझे लगता है कि मेरा बाउल अभी भी इसी नदी के अंदर है। तो कैसा लगा कि तुम इस बाउल को ढूंढने के लिए दोबारा से इस नदी के अंदर जाओ। ये बात सुनने के बाद उस बटलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने की, तुझे पता भी है कि मैं प्रिंस कांग का बटलर हूँ। और तभी वो अपने सभी के सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और इस डॉक्टर को पकड़ लो और इसको बांध कर हमें ले जाना पड़ेगा प्रिंस कांग के मेंशन पर। तभी उसके गार्ड्स उस पर कूद पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, और जब उसके गार्ड उस डॉक्टर पर कूद पड़ते हैं पकड़ने के लिए, तो डॉक्टर वहीं पर खड़ा रहता है और जिनयांग उसकी मदद करने के लिए उसके आगे आने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि प्रिंस कांग का जो बटलर है वो इस तरीके का व्यवहार कर सकता है और एक ओल्ड मैन को फोर्सफुली वहां से जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जैसे वो बचाने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है वहां से तो अंकल जी पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं और वो गार्ड्स जमीन पर पड़े हुए हैं। और तभी हमारे जो बटलर अंकल जी होते हैं वो कई सारी सुइयां या फिर कई सारी पिंस इसके बटलर के बॉडी के अंदर घुसेड़ देते हैं, जिससे कारण वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। ये देखकर बटलर चिल्लाना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या कर दिया है। और जब जिनयांग उसको देखता है तो उसे याद आता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो बुढ़ा आदमी है वो इतना ज्यादा सिंपल बंदा नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो परेशानी जरूर है। इसने इस बटलर के सारे इक्विपमेंट को सिल्वर नीडल से सील्ड कर दिया है और ये अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता जिसके कारण। लेकिन जो बटलर होता है वो गुस्से में उस डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर तुम बस मेरा इंतजार करो, एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं तब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुमने आखिरकार प्रिंस कांग को गुस्सा कैसे दिलाया, तो तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी शांति से नहीं बिताने वाले, चिंता मत करो। और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है पैरालाइज होके। और तभी जो डॉक्टर अंकल होते हैं वो उन सभी से कहने लगते हैं उनके गार्ड से कि तुम अपने बटलर को यहाँ से उठाओ और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, ये बंदा पूरी तरीके से सुरक्षित है, मैंने तो बस इसे अपनी डिटेल्स का इस्तेमाल किया है सुलाने के लिए, और तुम इसको अगर अभी समय पर ले जाते हो तो इसके लिए ही ठीक रहेगा। और वो सिपाही होते हैं वो उस बटलर को लेकर चले जाते हैं। तभी जिनयांग उसको इस तरह से देखता है तो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है, अच्छा तो ओल्ड मैन तुम एक डॉक्टर थे, क्या तुम्हें अभी भी जरूरत है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बाउल लेकर आऊं उस नदी में से। ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर अंकल हंसने लगते हैं और उससे कहने लगता है कि सिली बॉय, मैं तो बस वैसे ही मस्ती कर रहा था, मैं तुमसे नहीं चाहता कि अब तुम बाउल लेकर आओ, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा, टेस्ट कर रहा था। मैं यहाँ पर इसी तरीके से घूमने में लगा हुआ था, तभी मैंने देखा कि तुम यहाँ पर अपने पैसों का इस्तेमाल कर दूसरे लोगों की मदद करने में लगे हुए थे, तो मेरी जो अंदर की जिज्ञासा है वो उठ पड़ी और तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्रैंक करने की कोशिश की। और मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ कि तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। और मैंने तो ये भी देखा कि तुम्हारी जो बॉडी है पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई, तुम्हारी जो सीरियस इंजरी है उसके कारण, इसलिए मैंने तुम्हें टेस्ट किया था। दूसरी तरफ जिनयांग इतनी तारीफ सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा मुझे थोड़ा बहुत तो गिफ्ट देगा ही देगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या मुझे टॉप लेवल की टेक्निक या फिर मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है इसके बदले में? लेकिन तभी दिखाया जाता है एक छोटी सी बर्ड उसे मिल जाती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या इस बुड्ढे ने तो मुझे ये बर्ड चिपका दी है और ये बर्ड हमेशा सोती रहती है मेरे सर के ऊपर, इस बर्ड का क्या काम। और डॉक्टर अंकल की बात को याद करने लगता है जहाँ पर डॉक्टर अंकल ने उससे कहा था कि जो इस बर्ड का नाम स्लीपी बर्ड है और ये बर्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये भी बताते हैं डॉक्टर अंकल जी कि ये जो बर्ड है वो हमेशा तुम्हारी बॉडी के ऊपर ही सोती रहेगी और खाने के तौर पर वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, वो भी थोड़ी मात्रा में, और काफी ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट पर ये बर्ड तुम्हारी मदद कर भी सकती है। और तभी उसका धन्यवाद कहने लगता है और वह इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी हमारा एमसी उस बर्ड को घूर घूर कर देखने लगता है कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या खास बात है। और तभी वो जब अपने घर पर बैठकर उसको घूरने में लगा हुआ था तभी उस बर्ड से पूछने लगता है कि तुम दिन भर जब से तुम मेरे पास आई हो तब से तुम सोने में लगी हो, आखिरकार तुम जागोगी कब? मैंने तुम्हें अपनी आंखें खोलते हुए नहीं देखा एक भी बार, और तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? दूसरी तरफ जो जिनयांग होती है वो उस बर्ड को देखकर कह रही होती है, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बर्ड को कह रही है जो हमारे जिनयांग को कह रही है। तभी जिनयांग से कहने लगती है कि जिनयांग तुम्हें भी थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए, तुमने जब से तुम्हें चोट लगी है तब से तुमने अपने बिल्कुल भी ढंग से आराम नहीं किया है। जब से मैं तुमने देख रही हूँ तुम इस बर्ड को ही घूरे जा रहे हो काफी समय से। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए हमें कुछ मेडिसिन ढूंढ लेनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा इलाज किया जा सके। लेकिन तभी अचानक से दिखाया जाता है कि उस बर्ड की आंखें खुल जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा
शॉकिंग होती है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रिंस कांग के मेंशन की तरफ, जहां पर प्रिंस कांग उससे कह रहे होते हैं अपने बटलर से कि तुम एक नंबर के लूजर हो, तुम तो एक ओल्ड मैन को भी नहीं संभाल पाए। तभी बटलर अपनी जान की भीख मांगता है और प्रिंस कांग से कहने लगता है कि योर रॉयल हाइनेसेस मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो डॉक्टर है उसकी जो पावर्स थी वो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। उसने एक झटके में मुझे हरा दिया और मैं उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने उसी डॉक्टर के बगल में एक रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट को देखा था। वह दोनों हंस खेल कर आपस में बातें करने में लगे हुए थे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने उस डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश की तो उस यंग मैन ने उस डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जैसे कि वो कोई दोस्त वगैरह हो। अगर मेरी आंखें सच में मुझे धोखा नहीं दे रही हैं तो मुझे लगता है कि जो बंदा है वो हॉलैंड रेंज का बंदा है। ये बात सुनने के बाद प्रिंस कांग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उस बंदे को पकड़ लो और उसे टॉर्चर करो जब तक वो उस डॉक्टर का पता हमें ना बता दे। और अगर वो नहीं जानता है तो उसे हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करो ताकि वो डॉक्टर उसे बचाने के लिए आ जाए। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे पकड़ना होगा। दूसरी तरफ जो बर्ड उसे मिली होती है उस डॉक्टर के द्वारा, वो वहां से उड़ना चालू कर देती है और जिसको पकड़ने के लिए हमारा जिनयांग उसके पीछे भागने में लगा हुआ है और कह रहा होता है कि आखिरकार जो बर्ड है वो आखिरकार जाना कहाँ चाहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बर्ड होती है वो घोस्ट डार्क केव के पास पहुंच जाती है, जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है ताकि वो उस बर्ड का पीछा कर सके। लेकिन जब हमारा जिनयांग उस केव के अंदर आता है तो वो कुछ महसूस करता है और कहने लगता है कि आसपास का जो धुआं था पहले मसीमा था वो पूरी तरीके से थोड़ा कम हो रहा है समय के साथ साथ। क्या उस बर्ड को उन मंकीज के द्वारा पकड़ लिया जाएगा? और जब वह अंदर जाने में लगा हुआ था तभी वह किसी की आवाज सुनता है तो कुछ लोग बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर गोस्टडार मंकी का हार्ट लेकर आ चुका हूँ, तो आखिरकार मेरे पैसे कहाँ पर है? तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर लू होता है वो गोस्ट हार्ट उस मंकीज के हार्ट्स को बेचने में लगा हुआ था और जिनको ये बेच रहा है वो ब्राइट क्लाउड सेक्ट के मेंबर्स थे। इन सभी को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे याद आया जो जुओ जी की था वो भी तो इसी सेक्ट से था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लू होता है वो उन हार्ट्स को बेचते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि पता नहीं क्यों जब से मैं इस गेम में अब इस बार आया हूँ, इस बार जो मंकियों की रफ्तार है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैं उन्हें पकड़ने में मुझे ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मुझे कई सारे मंकी हार्ट्स मिल गए। और तभी वो सब थोड़ी मोटी संख्या में नहीं बल्कि में 50 हार्ट्स उसे देता है और उसके पैसे उसे मिल जाते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है और कोई भी इस जगह के बारे में पता नहीं लगा पाएगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमारी डील के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखने के बाद हमारा एमसी खुद से मुझसे कहने लगता है मन में सोचते हुए इस बास्टर्ड को तो देखो, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये यहाँ पर गोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को सीक्रेटली यहाँ पर बेचने में लगा हुआ है। अगर ये बात मिस्टर जू को पता चली तो पूरी तरीके से तुम्हारा जो करियर है वो खत्म हो जाएगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन को देते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम इस लुओ शिव किंग को पकड़ना चाहोगे और उस पेनल्टी हॉल में भेजना चाहोगे वार्निंग के लिए ताकि बाकी के जितने भी लोग हैं वो कभी भी ऐसा क्राइम ना करें। दूसरी तरफ हमें उस बर्ड को दिखाया जाता है जो कि कुछ लेकर आ गई होती है अपने पैरों में, जिसको देखकर हमारा जिनयांग सरप्राइज होता है और वो जो सेट के मेंबर्स होते हैं वो भी उसको देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो बंदा चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि लू शिव किंग जल्दी से जाओ और उस बर्ड को पकड़ो। ये जो बर्ड लोटस सीड पॉइंट पकड़ी हुई है वो उसके इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ ये कोई ना कोई तो ट्रेजर जरूर मौजूद है। और जब लू उसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो बर्ड बहुत ज्यादा सुपर फास्ट होती है, उसके हर अटैक से बचने में कामयाब होती है और वो लू उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं लगा पा रहा होता। और जो बर्ड होती है वो हमारे जिनयांग की तरफ बढ़ने में लगी हुई है। जिनयांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि हे बेवकूफ बर्ड कहीं की, तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना, मुझसे दूर रहो नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और जब सरप्राइज के कारण वो अपना मुंह खोल लेता है तभी दिखाया जाता है कि जो बर्ड लेकर आई थी वो डायरेक्टली उसके मुंह में डाल देती है और जहाँ पर हमारे एमसी को उसके खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वो उस पॉन्ड को निकल जाता है और निकलने के बाद इसको टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार लगता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उसको देखने लगते हैं और पता चल जाता है कि कोई बंदा हमारी बातें सुनने में लगा हुआ था और चिल्लाते हुए लू से कहने लगता है कि लू तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई भी हमें परेशान करने के लिए नहीं आएगा और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, तो आखिरकार ये बंदा कौन है? दूसरी तरफ हमें जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि जैसे ही मैंने इस सीड पॉइंट को खाया तो मेरी जितनी भी इंजरीज थी मतलब इंटरनल इंजरीज थी सारी की सारी ठीक हो गई। तभी लू जिनयांग के करीब जाता है और उससे कहने लगता है कि जिनयांग तुम बिल्कुल गलत समय पर और गलत जगह पर आ चुके हो। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है खैर मिस्टर लू काफी समय बाद मिले, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारे इस बिजनेस के लिए। तभी लू भी उससे कहने लगता है कि जिनयांग तुम अभी तक कैसे थे, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम वाकई में चाहते हो कि मेरा बिजनेस अच्छी तरीके से चले तो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो अपना वेपन निकालकर हमारे जिनयांग पर डायरेक्टली अटैक करने बैठ जाता है। लेकिन हमारा जिनयांग भी कहाँ हार मानने वाला, वो अपने आइस
लोटस आर्मर का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक से बच जाता है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि हे लू, मेरी बात ध्यान सुनो, अभी तक मैंने तुम्हारे इस क्राइम के बारे में किसी को भी नहीं बताया है कि तुम किस तरीके से सीक्रेटली मंकीज के हार्ट्स को बेचने में लगे हुए हो और तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो अभी से। और तभी उसके पेट पर एक जोरदार किक मारते हुए उससे कहने लगता है, लू, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं पहले जितना कमजोर बंदा हूँ जिसे तुम कभी भी पीट सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, और मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है क्या? और तभी लू जमीन पर गिर जाता है। तभी जिनयांग उसको मारते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर घोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट्स को सीक्रेटली बेचने में लगे हुए हो और दूसरे यानी कि बाहर वाले लोगों के साथ कॉलिएट करने में लगे हुए। अब तुम्हें मेरे साथ पेनल्टी हॉल पे जाना होगा और तुमने जो क्राइम किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद लू के पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। तभी अचानक से कई सारे वेपन्स हमारे जिनयांग की तरफ बढ़ने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और डॉज करने के लिए वहां से जंप मार देता है। जिसको देखने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम लोगों के पास वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद होगी। तभी जो लू है वो वहां पर खड़ा होता है और बाकी के मेंबर से कहने लगता है कि तुम जल्दी से यहाँ से उठो और इस जिनयांग को यहीं पर मार दो। और तभी बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने स्पेल कास्ट करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हम रैंक 2 के मास्टर को कैसे भी हरा सकते हैं अगर हम सभी लोग मिलकर अटैक करें, तो आखिरकार ये रैंक 1 का मास्टर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, हमें इसे मारना होगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि यहाँ पर 4 विलन सीक्रेटली घोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को बेच रहे थे और तो और इनकी नजर लोटस सीड पॉड पे थी। क्या तुम उन्हें पनिश करने के लिए तैयार हो? और तभी वो पांचों के चारों मिलकर हमारे जिनयांग पर अटैक करने के लिए एक साथ सभी वेपन्स पर छोड़ देते हैं। तभी हमारे जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का सेवर का इस्तेमाल करने लगता है उनके अटैक को डॉज करने के लिए। और जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को यानी कि अपने सेवर को स्विंग करता है तो उनके सारे के सारे वेपन इधर उधर जाकर गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक वेपन सीधे जाकर लू के टांगों के बीच में जाकर गिरता है, जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। और इस तरीके से जिनयांग उनसे जब फाइट कर रहा होता है तो उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में सभी के सभी लोग मिलकर रैंक 2 के मास्टर को एक साथ मिलकर मार सकते हो, लेकिन तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम चारों के चारों मिलकर ये नहीं है यान से ज्यादा पावरफुल हो। और उन पर अटैक करते हुए उन सभी लोगों को वहीं पर टपका देता है और लू से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा पेनल्टी हॉल में और तुमने जो भी गुनाह यहाँ पर किए हैं उनकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो पता चलता है कि वो तो वहां से भागकर पहले ही गायब हो चुका है और सीधे वैन क्वीन के पास पहुंच जाता है, उस लीडर की डॉटर के पास। तभी वैन क्वीन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और तभी लू उससे तभी घबराते हुए अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और वैन क्वीन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभी बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज देखी है। मैंने देखा कि जो क्वीन जिनयांग है वो घोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट्स को हंट कर कलेक्ट करता है और उसके बाद ब्राइट क्लाउड सेट को उन्हें सीक्रेटली बेच देता है। ये बात सुनने के बाद जो वैन किंग होती है उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? तभी जो लू होता है उससे कहने लगता है कि हाँ सबूत है, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा था कि उसके पास कई सारी गोल्ड लीव्स थी जिसे ब्राइट क्लाउड सेट के द्वारा उसे दिया गया था जब उसने उन 4 स्वॉर्डमैन को मारने की कोशिश की। और वो वहां पर हमारे एमसी यानी कि जिनयांग पर झूठा इल्जाम लगाने लगता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसके जो एक्टिंग लेवल होती है वो भी बहुत ज्यादा होता है और रोना चालू कर देता है वहां पर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए और उससे मदद मांगने लगता है कि मेरी मदद करो, अगर तुम वहां पर और ज्यादा लेट गई तो वहां के जो 4 स्वॉर्डमैन थे वो मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो वैन किंग होती है वो डायरेक्टली उसको एक किक मारती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की लू? आखिरकार क्वीन जिनयांग ने उन्हें मारने की कोशिश कब की? और तभी वो फिर से एक्सप्लेन करने लगता है लू और उससे कहने लगता है जब मैं और वो 4 स्वॉर्ड्समैन मेरे साथ उस डार्क केव में घोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए गए थे, जैसे कि हम रेगुलरली जाते हैं, आज भी हम वैसे ही गए थे। और जब हम उस गुफा के अंदर घुसे तभी हमने अंदर जाने के बाद कुछ लोगों को बात करते हुए सुना और उसके बाद हम एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गए और उनकी बातों को सुनने लगे और पता लगाने लगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी वैन किंग उससे कहने लगते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि फिर इसके बाद ये हुआ होगा कि उसके बाद पता चल गया होगा, तुमने देख लिया होगा किस तरीके से जो क्वीन जिनयांग है वो यहाँ पर घोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को सीक्रेटली ब्राइट क्लाउड सेट को बेचने में लगा हुआ है। सही कहा ना मैंने? तभी लू उसे बताने लगता कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन उस क्वीन जिनयांग ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हमें नोटिस कर लिया और उसके बाद उसने सभी के सभी 4 स्वॉर्डमैन को मारने की कोशिश की, लेकिन जो 4 स्वॉर्डमैन है उन्होंने अपना बेस्ट दिया ताकि वो उस क्वीन जिनयांग को रोक सके वहां से भागने के लिए। और मुझे उन्होंने एक मौका दिलाया ताकि मैं यहाँ पर भागकर आ सकूं और तुम्हें बता सकूं सारी की सारी घटना के बारे में। ये बात सुनने के बाद वैन किंग उससे कहने लगते कि अच्छा ऐसी बात है का? तभी लू उससे कहने लगता है कि प्लीज जल्दी से जाओ और उन 4 स्वॉर्डमैन की जान बचाओ। तभी वो जो वैन किंग है वो पीछे मुड़कर देखती है और किसी से कहने लगती है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी क्या बिल्कुल इससे ये मैच खाता है सिचुएशन?
और तभी हमें बिंग बिंग को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि हाँ यही बात है। और बिंग बिंग वहां पर सभी को एक्सप्लेन करने लगती है कि जैसा कि इसने अभी भी कहा था कि जो गोस्ट डार्क मंकीज के जितने भी हार्ट्स थे कोई बेचने में लगा हुआ है, लेकिन वह क्वीन जिन यांग नहीं बल्कि मैं ये खुद था। और दो लोगों को चेन से बांधकर लेकर आई हुई होती है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराने के कारण उसका तो मुंह छूट जाता है। तभी वैन किंग ऑर्डर देने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम इसे बांधकर यहाँ से ले जाओ और पेनल्टी हॉल में जाकर सबमिट कर दो इस बंदे को। और वैन किंग बहुत ज्यादा अनक्सियस होने में लगी हुई होती है, मन में सोचते हुए। इससे पता चलता है कि इस लड़के का कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल। और मन में सोचते कहने लगती है कि अगर हमने सब किसी बंदे ने इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया होता एडवांस में, तो मुझे इस लू शिक्यूंग के द्वारा ट्रेड कर दिया गया होता। लेकिन जो क्वीन जिनयांग है, मैं उस पर अभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकती। भाई इस लड़की का दिमाग खराब है पूरी तरीके से, सही बता रहा हूँ। दो पैसे की अकल नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि एमसी के साथ इसका कुछ होने भी वाला है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए हमारे एमसी को बताने लगता है कि ये 4 विलन्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज्यादा लालची हैं, और तुमने इसमें उन्हें पनिश करने के लिए तुमने खूब ज्यादा मेहनत की है, इसके बदले में तुम्हें 10 पोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं। तभी जिनयांग उन चारों पे चिल्लाते हुए इससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से बकवास करना बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो। और अगर तुम मेरी वाकई में मदद कर दो कि आखिरकार ये सिचुएशन कैसी हुई, कौन मैनेज करने में लगा हुआ है, तो मैं शायद पेनल्टी हॉल में जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं, ताकि तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो कम हो जाए। तभी वो उसमें से गंदी तरीके से मार पड़ी हुई होती है। वो कहने लगते हैं अंकल जी नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल भी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि ये 4 स्वॉर्डमैन्स हैं, उन्हें पैसा बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम इनके साथ एक कोई गेम खेलना चाहोगे और उन्हें बताना चाहोगे कि पैसा फ्रेंडशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपनी अच्छी तरीके से बिहेव कर दो और तुम मुझे सच सच बता दो। अगर तुमने मुझे सारे क्राइम जितने भी किए थे वो तुम्हें मुझे बता दिए, तो जब मैं तुम्हें पेनल्टी हॉल पर लेकर जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वरना तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनने के बाद जो दद्दू होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अगर कर तो हमारे साथ क्या करने वाले हो, तो हम लोग कुछ भी नहीं बताने वाले तुम्हें, तुम कुछ भी कोशिश कर लो, लेकिन हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे फिर भी। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है अच्छा सच में ऐसी बात है क्या तुम मुझे वाकई में चैलेंज करने में लगे हुए हो? अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। और तभी दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में किस तरीके से जिनयांग उनको नंगा कर पेड़ से बांध देता है। और जिनयांग चारों को बांधने के बाद उनसे कहने लगता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें इसका जवाब देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम में से एक बंदे से एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन बाकी के जो 3 लोग हैं उन्होंने जो सेटिस्फाई कर दिया और ये बता दिया कि तुम्हें वेरीफाई कर दिया कि ये जो आंसर दिया है वो इस बंदे का करेक्ट आंसर है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो तुम्हारी कम करवा दूंगा। लेकिन अगर मैंने ये पता लगा लिया कि तुम झूठ बोलने में लगे हुए हो तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या ये जो चीज है वो मजेदार लग रही है तुम्हें थोड़ी बहुत? तो वो बंदा उससे जबरदस्ती कहने लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलवा पाने वाले। और तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद कितना कमा सकते हो? तभी बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तभी जिनयांग एक मेंढक निकालता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने में लगा हुआ हूँ ना, तुम यहाँ पर पहले बंदे बन सकते हो जो कि मेरे सवाल का जवाब दे, और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें इनाम भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और तभी वो उस मेंढक को उसकी पांच में डाल देता है। इसको देखने के बाद वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाई उसको पांच में मेंढक डाल दिया, और उसको इस तरीके से अंदर शोर मचाते हुए देखता है। तो जिनयांग एक और स्नेक निकालता है और उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में तुम्हें इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है तो कैसा लगा कि मैं इस स्नेक को भी तुम्हारे उस जगह पर डाल दूं ताकि वो उस मेंढक को जाकर खा सके। क्या तुम्हें ऐसा करना मंजूर है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से डालूंगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तीनों की हालत देखने लायक होती है भाई। उसके मेंढक डाल दिया पार्ट्स में और तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। जो मिस्टर लू है उन्होंने हमें 2 गोल्ड कॉइन्स दे रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी लोगों ने मिलके कम से कम 500 सिल्वर टेल्स तक तो कमाया ही कमाया है इस मिशन से। ये बात सुनने के बाद जो जिनयांग उससे कहने लगता है लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास 5 गोल्ड लीव्स है। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है लेकिन हमारे जो बॉस हैं मिस्टर क्वाइन, उन्होंने कहा था कि हम सभी के लिए 2 गोल्ड कॉइन्स है, मतलब हर व्यक्ति के लिए 2 गोल्ड कॉइन्स है। ये बात सुनने के बाद दूसरे बंदा भी उसे कंफर्म करवाता है और वो हाँ कर देता है। तभी वो उससे पूछने लगता है जिनयांग, क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुमने बाकी की जो 3 गोल्ड लीव्स है वो छुपाकर अपने लिए रख ली थी क्या? ये बात सुनने के बाद वो बंदा घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। जो लू है उसने
मुझे सिर्फ 2 ही दी थी। ये बात सुनने के बाद उसका साथी को उस पर डाउट होने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा जो उन हार्ट्स को सेल करने के बाद जितना भी पैसा आया करता था हम सभी लोगों ने लास्ट टाइम आपस में बांट लिया था, और मैंने उसके बाद तुम्हें जाते हुए देखा था माउंटेन से नीचे उस विधवा को ढूंढने के लिए। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग जाकर ड्रिंक कर सके। ये बात सुनने के बाद वो बंदा घबराते उससे कहने लगता है कि हम काफी समय से ब्रदर्स हैं, लेकिन तुम ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने में लगी हुई हो। मैं तो उस विडो के पास यानी कि उस विधवा के पास तो इसलिए गया था क्योंकि मैं एक नॉर्मल मैन हूँ और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम और सेकंड ब्रदर तो गे हो गे। ये मत सोचना कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि तुमने फोर्थ ब्रदर के पैसे भी चुराए थे। ये बात सुनने के बाद वे आपस में ही बहस करने लगते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो सेकंड ब्रदर है उसने चुराए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी 100 टेस्ट दिए थे सिल्वर के और मैंने तुमसे कहा था कि इसको सीक्रेट करके रखना। और तभी उनकी बहस चालू होती है तो हमारा जिनियांग उन्हें रोकते हुए उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, लेकिन एक्चुअली बात ये है मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता था ताकि तुम और ज्यादा पैसे बना सको। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम जाकर सीधे ब्राइट क्लाउड सेक्ट से कांटेक्ट करो, और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कोई भी मिडलमैन नहीं होता जिससे कि वो प्रॉफिट बना सके अपना, और उसके बाद हम जितना भी पैसा मिलेगा उसको केवल बांट लेंगे। ये बात सुनने के बाद वो जो एक बंदा होता है वो जिनियांग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इन लोगों को यहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए उस ब्राइट क्लाउड सेक्ट से कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम उन्हें मार सकते हो और तुम उन मंकीज को भी मारकर उनका हार्ट क्लैट कर सकते हो। सही कहा ना मैंने? ये बात सुनने के बाद वो फैटी उससे कहने लगता है कि तुम इस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ब्राइट क्लाउड सेक्ट से किस तरीके से कांटेक्ट किया जाता है सिवाय उस जू लॉन्ग जिए के। ये बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा बढ़िया चटपटी न्यूज मिल जाती है और तभी नेक्स्ट सीन में हमें ब्लू को बनते हुए दिखाया जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खोलकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मिस्टर जू आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हैं। तभी जो जू होता है उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि मैं स्टार हॉल का लीडर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। मेरे पास इतना ज्यादा पावर या अथॉरिटी मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो पेनल्टी हॉल के लीडर है वो मेरे मास्टर है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उनसे जरूर पूछूंगा। ये बात सुनने के बाद जू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका धन्यवाद कहने लगता है। तभी जू उससे कहने लगता है कि हमारे काम के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? तभी लू उससे कहने लगता है कि नहीं, जो जू वैंकुइंग है वो लोगों को पनिश करने के लिए काफी ज्यादा बेकार बंदी है, उसे तो आइडिया भी नहीं है कि क्या चलने में लगा हुआ है, उसके पास चुल्लू भर भी दिमाग नहीं है, तो मैं उससे चंगुल से बचने में कामयाब रहा। ये बात जानने के बाद जू उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई अब हमारे काम को बचाने के लिए काफी ज्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ा है तुम्हें। तभी लू उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू अब मुझे क्या करना चाहिए? खैर मुझे तो आपकी मदद करनी थी। तभी दिखाया जाता है कि जू है जो मिस्टर जू है वो पागलों की तरह हंसते हुए उससे कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही अगर तुम बताना ही भूल गए, अगर तुम वाकई में अपना सीक्रेट रखना चाहते हो तो सिर्फ मरे हुए ऐसे ही लोग हैं जो कि सीक्रेट को अच्छी तरीके से छुपा कर रख सकते हैं। भाई क्या हंसी है इस बंदे की, मुझे तो हंसी छूट गई। जब हमारे जिनियांग को ये बात पता चलती है कि जूए लॉन्ग जूए इसमें मिला हुआ है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और सोचने लगता है और कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था इसके साथ कुछ ना कुछ तो मैटर जरूर है। इसको इस तरीके से सोचते हुए पीछे से एक जो फैटी है वो चिल्लाते उससे कहने लगता है क्या तुम उससे डरने में लगे हुए हो? अगर तुम उससे डर रहे हो तो हमें जल्दी से जल्द जाने दो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जबकि जूए लॉन्ग जूए यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। सही कहा ना मैंने? तुम इस फॉरेस्ट में इस पेड़ से बड़े बंद कर पूरी तरीके से सड़ जाओगे और मर जाओगे और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये बात सुनने के बाद फैटी उससे कहने लगता है कि हम लोग अगर यहाँ पर मर गए तो इस माउंटेन से तुम जिंदा वापस नहीं जा सकते। तुम्हें पता भी है कि इस पूरे के पूरे इलाके को किसने घेर रखा है और इस मैटर में कौन इन्वॉल्व है, और तुम्हें तो बात बताना भूल गया कि जो स्टार हॉल है वो इस मैटर में इन्वॉल्व है। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उससे पूछ लगता है क्या सच में तुम्हारे साथी भी मौजूद है यहाँ पर? ये बात सुनने के बाद वो फैटी और ज्यादा चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि हाँ ये बात सच है। तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि जो ब्राइट क्लाउड सेट की जो मेंबर्स हैं वो हॉलैंड रेंज की जो पेट्रोल वाली टीम है उससे इतनी आसानी से बच सकती है और बिना किसी परेशानी के उस गोस्ट डार्क केव तक पहुंच जाएगी खुद से? हमने वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें काफी ज्यादा पैसे दिए हैं। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमने इसे सब कुछ बता दिया। तभी जिनियांग उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम सेकंड ब्रदर हो, तो तुम आखिरकार इसे फर्स्ट ब्रदर क्यों नहीं बनने दे सकते? ये काफी ज्यादा बहादुर और काफी ज्यादा समझदार भी। क्या तुम इस बार में भूल गए हो कि इसने तुम्हें किस तरीके से धोखा दिया है? इसने तुम्हें मुझे बताने से इसलिए रोक दिया है क्योंकि अगर तुम मुझे बता दोगे तो सारा का सारा क्रेडिट तुम्हें मिल जाएगा और तुम जिंदा बच जाओगे। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई और हेल्पर्स मौजूद है यहाँ पर आसपास? तभी वो फैटी उसे बताने लगता है कि यहाँ पर एक माउंटेन फास्टनेस है यहाँ से 10 माइल्स नॉर्थ में, और वहाँ का जो लीडर है वो मिडिल लेवल के सेकंड रैंक पर है। जिससे पहले की जू लॉन्ग जियो यहाँ पर हॉलीवुड गेम्स को ज्वाइन किया उससे पहले उसका साथी था वह बंदा, और हम लोग इस बंदे से मिलकर काफी ज्यादा समय से काम करते हुए आ रहे हैं। ये बात जानने के बाद जिनियांग को काफी ज्यादा सबूत
पहले से मिल चुके हैं और गवाह भी मिल चुके हैं और सब कुछ पता चल चुका है इसे, और काफी ज्यादा खुश होने लगता है मनी मन में। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इन्होंने अभी तक काफी ज्यादा पैसे कमा कर रखे होंगे, अगर मैं वहां से सारा का सारा खजाना एक बार में सपाट कर दूं तो कैसा रहेगा रे। इस मौके का फायदा मैं अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ के जो डाकू वगैरह हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं दूसरों को लूट कर मार कर। क्या तुम उन बंडिल्स को जाने की उन डाकुओं को सजा देने के लिए तैयार हो, और जिन्हें पैसों की जरूरत है उन्हें वो पैसा देने के लिए तैयार हो। तभी दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो जो लॉन्ग मतलब जिनियांग उसको इस तरीके से मुड़कर देखता है तो काफी तक खुश हो जाता है और उसकी जो रस्सी होती है वो भी खुल जाती है ढीली होकर। तभी जिनियांग उस बंदे के नजदीक आते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम जैसे डाकुओं को इतने ज्यादा पैसे बचाने की क्या जरूरत है। मैं जाता हूँ और उन्हें पैसे खर्च कर उनकी मदद कर देता हूँ ताकि वो उन्हें पता तो चले कि पैसा किस तरीके से खर्च किया जाता है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उसको चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, तुम्हें पता भी है कि तुम अकेले उस फास्टनेस को उस पंडित को यानी कि उस ग्रुप को लूटने के लिए जाने में लगे हुए हो। क्या तुम्हें ये बात सुनाई नहीं थी कि वहां पर एक सेकंड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी है। तभी जिनियांग उधर से कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, तुम्हें पता चली जाएगा बाद में कि आखिरकार क्या होता है। और वो तभी कंफर्म कर देता है उस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे जो भी पता लगाना था मैंने पता लगा लिया है, अब मुझे इन लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। खैर उनका कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। और वो चारों के चारों वहां से जैसे खुलने के बाद भागकर चालू करने लगते हैं, भागना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है जिनियांग। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जितना भी खजाना है वो फास्टनेस माउंटेन में मौजूद है, लेकिन इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी बताया नहीं, इनकी सजा तो जरूर मिलेगी इन्हें। खैर वो सब छोड़ो, अब सारा का सारा खजाना मेरा है, मैं फटाक से जाता हूँ, सटाक से लेकर आ जाता हूँ। और जुए लंगजुए उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी वे चारों के चारों वहां से भागना चालू कर देते हैं और जब वे भागकर वहां से जा रहे होते हैं तभी वहां पर मिस्टर जू उनके सामने आ जाते हैं और उनके सामने वो झुक जाता है उसे सैल्यूट करने के लिए मिस्टर जू को, और कहने लगता है कि मिस्टर जू क्वीन जिनियांग वो पूरी तरीके से उसका दिमाग खराब हो चुका है, उसने हमारे पांड्स के अंदर जहरीले सांप और मेंढकों को डाल दिया था हमें टॉर्चर करने के लिए। मिस्टर जू आप बिल्कुल सही समय पर आए हुए हैं हमारी मदद करने के लिए। ये बात जानने के बाद मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि वाकई में क्वीन जिनियांग ने तुम्हें टॉर्चर किया। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है क्वीन जिनियांग, मुझे तो ये वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग वाली बात लग रही है कि आखिरकार उसके पास इतना ज्यादा दिमाग कहाँ से आया कि इस तरीके से टॉर्चर भी कर सकता है। दूसरी तरफ जो चारों के चारों लोग होते हैं वो मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि हम जुए लॉन्गजू के इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं चलने दे सकते कि हमने क्वीन जिनियांग को सब कुछ बता दिया उसके खजाने के बारे में। और तभी वो मिस्टर जू से कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं बताया उस बंदे को। तभी उसका मिस्टर जू से पूछने लगता है कि आखिरकार क्वीन जिनियांग कहाँ पर है। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि वो ऑलरेडी हॉलैंड रेंज की तरफ निकल पड़ा है। ये बात सुनने के बाद उसकी सटक जाती है जू की और वो डायरेक्टली उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है जैसे ही मुझे उस खबर के बारे में पता चला मैं डायरेक्टली उस घोस्ट डार्क केव की तरफ गया था। तो इस बात को लेकर तो मैं कंफर्म हूँ क्योंकि जो क्वीन जिनियांग है ना ही वो हॉलैंड रेंज में गया है और ना ही वो उस घोस्ट डार्क केव में मिला है मुझे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया है हमारे बारे में। तभी जो फैटी होता है वो उससे कहने लगता है नहीं, हमें तुम्हें बिट्रे करने की यानी गद्दारी देने की तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन भाई ये तो गद्दारी कारवे। इनकी इतनी ज्यादा फालतू की बकवास सुनने के बाद मिस्टर जू उसके पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है और आर पार कर देता है, जिसको देखकर उन दोनों की पेरेंट्स गिली हो जाती है डर के मारे। और डर के मारे कहने लगते हैं कि हाँ हाँ हमने बता दिया है कुन जिनियान को सब कुछ, और जिनियान को ये भी हमारे बारे में पता चल चुका था कि हम लोग यहाँ पर मिलकर ब्राइट क्लाउड के सेट के साथ मिलकर और गुंडों के साथ यानी कि डाकुओं के साथ मिलकर उन घोस्ट डार्क मंकीज को हार्ट्स को बेचने में लगे हुए थे। और क्वीन जिनियांग को यहाँ से निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं उस डाकुओं के पास जाते जा रहे हुए। ये बात जानने के बाद मिस्टर जू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी वो मन में सोचते हुए कहने लगता है शिट ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी खबर है। और तो उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है जब उसने अपनी साथी को एक जेट दिया था और उससे कहा था कि जब भी तुम किसी परेशानी में हो तो तुम इस जेट को मसल देना जिससे मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। ये बात सुन जानने के बाद जो मिस्टर जू होता है वो भड़क पड़ता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है क्वीन जिनियांग आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे के सारे प्लान को इस तरीके से तबाह करने की। दूसरी तरफ क्वीन जिनियांग की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां पर उसने अकेले ने सभी के सभी डाकुओं को पेल दिया होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने कई सारे लोगों की जान बचाई है और इन डाकुओं को मारकर और इस दुनिया में शांति लाई है, उसके बदले में तुम्हें 200 पॉइंट मिलते हैं। तभी जिनियांग अपनी स्वॉर्ड वापस लेता है और कहने लगता है कि अभी तक जितना भी काम किया है उतना ज्यादा बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब मेरे लिए बेटर होगा कि जल्द से जल्द मैं यहाँ का खजाना उठाऊं और पहली फुर्सत में हॉलैंड रेंज की तरफ निकल लूं। और तभी वो एक टूटा हुआ जेट को देखता है और जैसे ही हमारा जिनियांग उसे नोटिस करता है तो वो समझ जाता है शिट ये तो गड़बड़ हो गई। और जैसे ही उसे समझ पाता है कि तो तब तक तो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है स्टोरी, क्योंकि जो मिस्टर जू है वो ऑलरेडी उसके पास पहुंच चुका है और डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड से हमारे जिनियांग पर अटैक करने लगता है। लेकिन हमारा जिनियांग भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपने सेबर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है।
जब भी जो मिस्टर जू होता है वो देखता है कि इसने उसके अटैक को रोक लिया तो वो उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, तुम तो वाकई में काबिले तारीफ हो, लेकिन तुम मेरे अगले ब्लो से बिल्कुल अगले अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। तभी हमारा जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तुम जितना सोचते हो मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी टाइगर कोलैप्सिंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस पर कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि तुमने बस ये यान को हरा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे हरा सकते हो जो कि रैंक 2 के पीक लेवल पर है। तभी हमारा जिनयान बॉइलिंग डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तो मिस्टर जू तभी अचानक से सीक्रेट अटैक कर देते हैं उस पर और जिनयांग दूर जाकर गिरने लगता है उस अटैक के कारण। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। और मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी बिंग बिंग और यानफेंग टाउन में हर जगह पर अपने इन्फॉर्मर्स लगाकर रखे हुए हैं और मुझे तुम्हारी ब्लेड टेक्निक के बारे में भी सब कुछ पता है ऑलरेडी। तुम्हारी जो ब्लेड टेक्निक है वो अचानक से बहुत ज्यादा पावर रिलीज कर सकती है। अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है जिनयांग। तभी अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करता है तो पता चलता है कि जो प्रिंस कांग का बटलर है वो उस जू को बहुत ज्यादा जोरदार किक मारता है, जिससे कि वो जू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और तो उस दीवार में छेद हो जाता है, जिसको देखकर जू मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल है, मेरे लिए बेटर होगा कि मैं यहाँ से बचकर अपनी जान बचा लूं। तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई। तभी बटलर अपने आप को बताने लगता है कि मैं प्रिंस कांग का बटलर हूँ। तभी बटलर उसकी सेवर उठाता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी सेवर है, लेकिन इसकी जो पावर है वो वेस्ट जा रही है क्योंकि तुम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करने में लगी हुए हो। लेकिन अगर तुम इस सेवर का अच्छी तरीके से पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिगर कर देते हो, तो तुम्हें इस जैसे लूजर से बिल्कुल भी मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरीके से। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि इसने अभी अभी जू लॉन्ग जिये को लूजर कहा। तभी उसका बटलर उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ प्रिंस कांग के मेंशन पर चलना होगा क्योंकि जो प्रिंस कांग का सन है वो तुमसे मिलना चाहता है। और तभी वह लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यूजलेस बास्टर्ड हो, तुम तो एक छोटे से काम को भी नहीं कर सकते। और वो किसी चीज को फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस कांग का जो बेटा होता है वो उससे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए तुम्हें 3 साल की बच्चियों की जरूरत पड़ेगी, उनके ब्लड से ही इस मेडिसिन को बनाना जरूरत है, लेकिन तुमने यहाँ पर 4 साल की एक बच्ची का इस्तेमाल कर लिया है और एक 5 साल की बच्ची का इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि लड़की का इस्तेमाल कर लिया और तुम्हें लगता है कि ये मेडिसिन काम करेगी। तुमने मुझे के बेवकूफ समझ रखा है। भाई कितना बेकार बंदा है, ये बच्चों को मारकर उसके खून से मेडिसिन बना रहा है। तभी उसका सर्वेंट उससे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, वाकई में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन बात है कि 3 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें ढूंढना, मेरे पास कोई और दूसरा चारा था ही नहीं। तभी जो प्रिंस कांग का बेड़ा होता है, सन होता है, वो उससे कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास भी तो 3 साल की डॉटर है तुम्हारी, तुम उसका इस्तेमाल करोगे। ये बात सुनने के बाद उसका बटलर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि माय लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। तभी वो कहते हुए वहां से चला जाता है कि तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी का, यानी कि तुम्हारी डॉटर का जो हार्ट है वो मेरी मॉम की मेडिसिन बनाने के लिए काम आने वाला है, तुम्हें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। और तभी वो अपने सर्वेंट से कहने लगता है कि तुम इस बंदे को यहाँ पर ले जाओ और इसकी डॉटर का हार्ट का इस्तेमाल करना नई मेडिसिन बनाने के लिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को इस जड़ से उखाड़ दूंगा। और घसीट कर उसके सने उस नौकर को वहां से ले जाने लगते हैं और वो नौकर चिल्लाते हुए माफी मांगता हुआ है। तभी हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगी हुई होती है, क्वांग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इस तरीके की डिस्गस्टिंग मेडिसिन बनाने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कंसोर्ट कांग को, यानी कि उस प्रिंसेस को जो कि बीमार थी, जहाँ पर वो कहने में लगी हुई होती है कि ये जो मेडिसिन है वो किसी काम की नहीं है। तभी उसका बेटा उससे कहने लगता है कि मॉम मेरे पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं, तुम्हारी जो तबीयत है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है और इतनी जल्दी सही करने के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है मेरे पास। मैं तो बस जो मुझे बताया गया था प्रिस्क्रिप्शन दूसरे के द्वारा मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ये कम कर जाए। तभी हमें उस बटलर को दिखाया जाता है जो कि जिनयान को पकड़कर लाकर उससे कहने लगता है कि जैसा कि आपने कहा था मैं वैसे उस तरीके से इसको पकड़कर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जब जिनयान को ये बात पता चलती है कि ये लोग 3 साल की बच्चियां यानी लड़कियों का हार्ट का इस्तेमाल करने में लगे हुए मेडिसिन को बनाने के लिए, तो वो उसे गालियां देते हुए कहने लगता है कि जो तो वाकई में डेविल है डेविल। तो जो स्टोरीज मैंने हिस्ट्री में पढ़ी थी बुक में वो वाकई में सच है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं जो फ्यूडल सोसाइटी के जो लॉर्ड्स होते हैं वो आम लोगों को इंसान समझते ही नहीं है। तभी ये बंदा उसके पास आता है और हमारे जिनयांग से क्या लगता है कि हे लड़के मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार वह ओल्ड डॉक्टर कहाँ पर है जो कि तुम्हारे साथ मौजूद था उस वक्त। ये बात सुनने के बाद जिनयांग मना करने लगता है और उससे क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वह कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद उस बंदे की सटक जाती है और वो उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए, और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देने लगता है कि तुम जल्दी से इसको ले जाओ और इसके हाथ पैर काट दो, इसकी आंखें बाहर निकाल लो, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा स्टबर्न बनता है और सब कुछ बताता है हमें या नहीं। ये बात सुनने के बाद हमारा जिनयांग काफी तक घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार वह डॉक्टर कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात
बात बता सकता हूँ कि वे बंदे का मैं डिसिपल हूँ, यानी कि मैं उस बंदे का एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी मेडिकल स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और बाकी के लोग भी। जिनियांग इस मौके का फायदा उठाता है और कहने लगता है कि हाँ ऐसी ही बात है। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि वे डॉक्टर, अगर मैं उसके नाम का इस्तेमाल करूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे हाथ ये लोग काट के फेंक देंगे। तभी उसकी मॉम यानी कि वो प्रिंसेस उसे बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में उस डॉक्टर के डिसिपल हो यानी कि स्टूडेंट हो, तो मुझे माफ कर देना कि तुम्हें क्वांग ने इस तरीके से ऑफेंड कर दिया है। अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मेरी जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस कर मुझे बताओ, क्या तुम मुझे इसे क्योर कर सकते हो? अगर तुम मुझे मेरा इलाज कर देते हो तो मैं तुम्हें इसकी बात की गारंटी देती हूँ कि तुम्हें इनाम इसके बदले में खूब भरपूर मिलेगा। तभी वो क्वांग चिल्लाते हुए इससे कहने लगता है कि मॉम, आपको सच में इसकी बातों पर भरोसा है? आपको लगता है शकल से कि ये एक डॉक्टर होगा? तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि वाकई में अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मास्टर के बदले में आपको यहाँ पर ट्रीट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है एक्टिंग करने के अलावा, और तभी वो डायग्नोसिस चालू कर देता है। और जब डायग्नोसिस करना चालू करता है तो सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं उससे कहने लगता है कि ये जो लड़की है यानी कि ये जो वुमन है वो बहुत ज्यादा बीमारी से भरी हुई है, और मिडिल एज लोगों के लिए हेल्थ वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो तुम इसका इलाज करने के लिए तैयार हो क्या? ये जानने के बाद जिनियांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस सिस्टम को वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हर समय पर मुझे कुछ भी टास्क दे देता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार लोगों का इलाज कैसे किया जाता है। तभी वो प्रिंसेस हमारे जिनियांग को शांत कराते हैं, उससे कहने लगते हैं कि डॉक्टर, तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम वाकई मुझे क्योर कर सकते हो तो मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर तुम क्योर नहीं कर पाते हो तो तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि जो मेरा बेटा क्वांग है वो वाकई बहुत ज्यादा नेचुरली इंपल्सिव है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जल्दी से, तो मुझे इस बात का डर है कि वो उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जिनियांग समझ जाता है कि ये प्रिंसेस उसे धमकाने में लगी हुई है कि अगर ये इसका इलाज नहीं कर पाता है तो ये टपकवा देगी, इसके हाथ कटवा देगी, पैर कटवा देगी, आंखें निकलवा लेगी। तभी अचानक से उसकी जो बर्ड होती है वो वहां पर आ जाती है और उड़ने लगती है, जिसको देखकर दोनों ही सरप्राइज होते हैं। इसको देखकर जो जिनियांग होता है उस बर्ड से कहने लगता है कि लिटिल बर्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जो बर्ड होती है वो हमें दिखाया जाता है कि इस प्रिंसेस के गुब्बारों पर जाकर बैठ जाती है और वहां पर इशारा कर बताने लगती है किसी चीज के बारे में, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि जो फैट बर्ड है वो जरूरी कोई खास बर्ड है, क्योंकि ये हमेशा उस परेशानियों को सॉल्व करने के बारे में बताती रहती है, और इसने मुझे उस वक्त ही बताया था उस गोस्ट डार्क केव में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिए थे, और उसी वक्त मैंने लुओ को देखा था वहां पर हार्ट को सेल करते हुए सीक्रेटली। लगता है कि इसकी ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड है और अचानक से ये फिर से यहाँ पर आ गई तो पॉसिबल हो सकता है। और तभी वे अपने हाथों से उसके गुब्बारों को छूने लगता है, जैसे कारण उस प्रिंसेस का पूरा चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ने लगता है। भाई इस आंटी का गुब्बारे इसने पकड़ लिए, इसके लिए इसके मन में कुछ ना कुछ तो भाई साहब फीलिंग्स आ रही है, इनको लग रहा ना जाने क्या छेड़ने की कोशिश कर रहा है हमारा जिनियांग, पर उसका ऐसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और जब देखता है कि उसके गुब्बारे उसने पकड़ लिए हैं तो बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और तभी भी नोटिस करता है कि इसके गुब्बारों के पास कई सारे छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये उसकी डस्ट आर्ट के लिए नहीं होता तो वो कभी भी नोटिस नहीं कर पाता इसको, और अब ये इन पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, और कहने लगता है कि शायद मैं इसको क्योर कर सकता हूँ, इस बीमारी को इलाज कर सकता हूँ। और तभी उससे माफी मांगने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसके गुब्बारों पर अपनी पावर रिलीज कर देता है, डस्ट डार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और तभी दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे जाकर निकल जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर उसका बेटा एकदम से भड़क पड़ता है और कहने लगता है कि इस बास्टर को यहीं पर पकड़ लो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसी कारण वो गार्ड्स भी उस पर कूद पड़ते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी वो बटलर उस पॉइजनस डस्ट को देखता है और उससे कहने लगता है कि जो अभी हमारे डॉक्टर का डिसिपल है उसने अपनी इंटरनल पावर का इस्तेमाल किया है ताकि तुम्हारे जो कंसर्ट कांग है उनकी बॉडी से पॉइजनस बीट्स को बाहर निकाल सके। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो कंसर्ट कांग है वो इतने समय से बीमार थे और हम लोग उसे क्योर नहीं कर पा रहे थे, और आप समझ में आया कि इन बीट्स को इसकी बॉडी में इनबिल्ट कर दिया गया था जिससे कि ये पॉइजन रिलीज कर रहे थे धीरे धीरे करके। ये बात जानने के बाद वो बंदा शांत हो जाता है और कहने लगता है कि यह वाकई में सच है। तभी वो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मिस्टर वा, आखिरकार तुम मुझे बताओ कि किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि इस तरीके की जो बीट्स है वो उसने मेरी बॉडी में प्लांट की है और कब। मैं सारा का सारा मैटर तुम पर छोड़ती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बारे में इस बारे में पता जरूर लगाओगे। और वो इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी भी वो उसके होठ पकड़ती है उसके चेहरे को, और वो प्रिंसेस उससे कहने लगती है फ्लर्ट करते हुए, क्या अब तुम्हारे बारे में बात करें तो मुझे सच में इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया किस तरीके से किया जाए। मुझे लगा कि तुमने हमसे झूठ बोला है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम उस डॉक्टर के डिसिपल्स निकलोगे। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उसको शांत करता है, उससे क्या लगता है कि ये तो मेरे लिए छोटी मोटी बात थी, अगर तुम वाकई मेरा शुक्रिया करना चाहती हो तो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है हमेशा कि अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसकी मदद दिल से करो और उसके बदले में कभी भी कुछ पाने की इच्छा मत रखो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए इसे 50 पॉइंट दे देता है और उससे कहने लगता है कि तुमने इसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया है, इसके बदले में तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं। तभी वो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बेनिफैक्टर हो, तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारी सच में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से
धन्यवाद कहना चाहती हूँ, लेकिन किस तरीके से तुम्हें इसके बदले में रिपे करूँ? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर को काट दूं तो तुम ऐसा कर देती हो तो तुम हमेशा मेरे पास बने रहोगे और हमेशा मेरे पर्सनल डॉक्टर बनकर रहोगे? क्या इससे बेटर कोई रिवॉर्ड होगा तुम्हारे लिए? और भाई ये सोच देखने के बाद मेरा पूरा मूड खराब हो गया इसको लेकर। अच्छी भाई क्या ही साइको है ये। और सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं और तभी उसका बेटा भी उसके पास आता है। उससे कहने लगता है कि मेरी मदर के द्वारा ऐसे लोग जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, ऐसे पीसेस मेरी मॉम वाकई में बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखती हैं, उनके लिए काफी ज्यादा गर्व वाली बात है। और एक जैसे तुच्छ इंसान को तो अपने इस रिवॉर्ड को पाकर सम्मानित होना चाहिए। उसके लिए तो ये गर्व की बात है। जब जिनियांग को ये पता चलता है कि ये पूरे की पूरा जो मेंशन है वो पागलों से भरा हुआ है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ, इसको पकड़ लो, इसको बांध दो, जैसे मैं बाकी लोगों को संभालती हूँ इसको भी मैं संभाल लूंगी। और तभी उसके गार्ड्स को पकड़ने के लिए वहां पर जाने लगते हैं। और जब जिनियांग वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी एक गार्ड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी सेवर से उसके अटैक को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहता है। तब दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है और उसने उस लोगों को मार दिया है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते उन्हें 5-5 पॉइंट देता है और कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर प्रिंस कांग के मेंशन में यहाँ पर जो बुरे लोग हैं उनको मारकर अच्छा काम किया है और कई लोगों को इंसाफ दिलवाया है इनको मारने के बाद। जब वो देखता है कि उसने उसके गार्ड्स को मार दिया है तो वो प्रिंस और बटलर काफी ज्यादा भड़क पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं तू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई? अभी तो ये सिर्फ रैंक 1 का मेंबर था, तो आखिरकार मेरे रैंक 2 के मेंबर्स को इसने कैसे मार दिया था? अभी बटलर उससे कहने लगता है कि माय लॉर्ड, आपको पीछे रहना चाहिए, आप अपने आप को चोट मत पहुंचाइए। और जिनियांग फिर से भागने लगता है वहां से, लेकिन जब वैसे वहां से भाग रहा होता है तभी बटलर उसके सामने आ जाता है और जिनियांग उससे बचने के लिए अपनी सेवर का इस्तेमाल करने लगता है। जब सेवर का इस्तेमाल करता है तो बटलर अपनी पावर से उसके अटैक को रोक लेता है बिना किसी परेशानी के, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारता है। इसको देखकर उस बटलर को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और कहने लगता है कि इसकी टेक्निक के साथ कुछ तो परेशानी है, और वो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले तो जिनियांग से दूर हट जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बंदे के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इमेंस क्यू है, बहुत मात्रा में क्यू मौजूद है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि ये एक नॉर्मल रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे लगता है कि मुझे फुल पावर के साथ इससे फाइट करनी पड़ेगी। और तभी वो फुल फोर्स के साथ हमारे जिनियांग पर कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए और उसके सर को पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिसको देखने के बाद वो काफी सरप्राइज होता है वो बटलर और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत अजीब टेक्निक है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी किसी पत्थर के समान हो गई है और इसने मेरी सारी की सारी क्यू को सप्रेस भी कर दिया है। और वो काफी तो गुस्सा होते हुए उससे कहने लगता है कि यंगमैन, तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर मैंने तुम्हें वाकई में समय दे दिया होता तो तुम वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल बनते एक समय पर, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, अब तुम्हें यहीं पर रुकना होगा अपनी जिंदगी में। तभी वो वहां पर आने लगता है उस प्रिंसेस का बेटा और उससे कहने लगता है कि तुमने तो वाकई में अच्छा काम किया है बटलर, आखिरकार इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसी हुई मेरे 2 सबऑर्डिनेट को मेरे सामने मारने की? मैं तो इसको टॉर्चर कर करके मारूंगा, अब जल्दी से इसके पैर हाथ पैर तोड़ दो और ले चलो डंजन में। तभी बटलर उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर हमारे प्रिंस कांग आ जाता है, हमारा नहीं है भाई, जो भी हो चौमू हो, पूरा पूरा घर ही ऐसा है पागलों से भरा हुआ। तभी प्रिंस कांग उससे कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है मिस्टर बटलर, मैंने सुना है यहाँ पर कि हमारे उस डॉक्टर के डिसिपल ने हमारी वाइफ को पूरी तरीके से इलाज कर दिया है और सुरक्षित तरीके से बचा भी लिया है, इसलिए मैं उस बंदे को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, तो आखिरकार तुम उसको इस तरीके से यहाँ पर बुली क्यों कर रहे हो? और तभी वो बटलर सबसे पहले तो झुक जाता है उसके सामने। तभी प्रिंसेस बीच में आती है और दोनों की बात को काटते हुए उनसे कहने लगती है कि योर हाइनेसेस, जो हमारे बटलर है वह इस डिसिपल को बुली नहीं करने में लगे हुए थे, बल्कि मैं जो उस डॉक्टर का डिसिपल है वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यहाँ पर शो करने में लगे हुए थे मुझे और हमारे बेटे क्वांग को। लेकिन जो क्वांग होता है वो एक नंबर का भाई, जितना गालियां दो सब बेवकूफ, एक नंबर का गधा है गधा। और इस सिचुएशन में भी कहने लगता है मॉम से कि मॉम, हम लोग इसके हाथ पैर काट कर नहीं बांधने वाले थे। तभी जिनियांग उसको देखता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए, तो अच्छा तो ये है वो प्रिंस कांग, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कोई भी पागल बना सकता है, जरा 1 मिनट रुको। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो नोटिस करता है और कहने लगता है कि प्रिंस कांग और जो कंसोर्ट कांग है वो उनके पास सिंगल हाइलाइट्स है, जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में पूरी कॉमन बात है। लेकिन बात करें प्रिंस कांग के बेटे के बारे में, इसके पास डबल हाइलाइट्स हैं, जो कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। और इसके पिछले जन्म में भी इसी बारे में बताया गया था कि अगर कोई 2 लोग डबल आइड वाले एक ही जैसे लोग एक जैसे की इनहेरिट करते हैं पैटर्न को, और जब उनका कोई बच्चा वगैरह होता है तो हमेशा डबल हाइलाइट होती है, वो बहुत ज्यादा रेयर वाली बात होती है। लेकिन अगर किसी के डबल आइड्स हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से दोनों में से एक पेरेंट्स की डबल आइड्स होना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है। और ऐसे पेरेंट जिनके पास सिंगल हाइलाइट्स है उनका ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता। और बात करें इस यंग लॉर्ड के रियल फादर के बारे में, रियल फादर के बारे में,
तो ये मैं कह ही सकता कि इसकी जो आईलाइट्स है वो यहाँ के बटलर से मिलती है, जिसके पास बहुत ज्यादा रेयर बात है उसकी आईलाइट हो। तभी ये प्रिंस कांग उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, बच्चे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैंने तुमसे अभी भी पूछा कि आखिरकार तुम्हें प्रिंसेस को ठीक करने के बदले में क्या इनाम चाहिए। वो डरते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं तो मेरे मास्टर के द्वारा जो ज्ञान सिखाया गया था उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरों की मदद। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जो मिडिल एज का जो मैन है वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में डिफिकल्टी से भरा हुआ है, तो क्या तुम उसकी परेशानियों को अपने साथ शेयर करना चाहोगे? क्या तुम उसकी ये सबसे बड़ी जो परेशानी है जो 20 सालों से उसके दिमाग में घुसी रही है, क्या तुम उसे सॉल्व करने में इसकी मदद करो? तभी हमारा एमसी उस प्रिंस कांग से कहने लगता है कि जो आपकी कंसोर्ट कांग यानी कि अपनी जो वाइफ को उसे तो मैंने ट्रीट कर दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी का पता चला है, जिसे अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो मुझे इस बात का डर है कि जो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद प्रिंस कांग उससे पूछने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो, तो तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। तभी वो हमारे उससे कहने लगता है कि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यंग लॉर्ड है, आपके जो यंग बेटे हैं, उसका असली फादर कौन है, मैं इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ और मुझे इसके फादर का पता लगाना ही होगा, क्योंकि मैं उनके यंग लॉर्ड की जो पूरी की पूरी जिंदगी है उसे कंफ्यूजन में नहीं जीने दे सकता उन्हें। ये बात सुनने के बाद पूरी की पूरी सिचुएशन सन्नाटे से भर जाती है। तभी प्रिंस कांग उससे कहने लगता है, लेकिन मैं इसका फादर हूँ क्या नहीं? ये बात सुनने के बाद जिन यंग उससे कहने लगता है, मेरे कहने का मतलब है बायोलॉजिकल फादर। ये बात सुनने के बाद वो जो सन होता है उसका क्वांग, वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की, मैं तुझे यहीं मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद प्रिंस कांग उससे कहने लगता है कि हे लड़के मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि तुम भले ही उस डॉक्टर के डिसिपल्स हो, लेकिन तुम इस तरीके से दूसरों के फैमिली के बारे में बात नहीं कर सकते, खासकर जो प्रिंस को मैनर है उनके फैमिली के बारे में। अगर तुमने ऐसा किया और बिना सबूत के कोई भी फालतू रूमर्स फैलाए तो तुम्हें पता है ना इसके बदले में क्या पनिशमेंट मिल सकती है तुम्हें। तभी जिन उससे कहने लगता है कि योर हाइनेस, जैसा कि मैंने कहा मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और एविडेंस के साथ आपको बताऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस हंसने लगती है, जिसको देखकर उसका जो बेटा क्वांग होता है वो सरप्राइज होता है। तभी वो प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करना चाहूंगी, अगर तुम जो भी करने में लगे हुए हो वो झूठ निकला और तुम सबूत नहीं दे पाए तो तुम्हें योर हाइनेस को पागल बनाने के चक्कर में और जुर्म में सजा दी जाएगी। और तभी वे दूध से भरा हुआ एक कटोरा मंगाता है, जिसको देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि यह तुम्हारा एविडेंस है। तभी जो जिनयांग होता है उससे कहने लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम लोग डायरेक्टली उनके ब्लड का इस्तेमाल करें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता लगाने के लिए। और मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम भी इस मैटर के बारे में जानते ही होगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो बच्चा है और पेरेंट्स है उसके, वो अगर एक ब्लड की जो बूंद है वो उसमें गिरा दे और अगर वो वाकई में रिलेशनशिप पे होंगे तो उनका जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी को इस मैटर के बारे में पता ही होगा। जब प्रिंसेस को ये बात पता चलती है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये तो कितने ज्यादा बेवकूफ है, इस मेथड का इस्तेमाल मैंने हजारों बार ट्राई करके रख लिया है ताकि इस प्रिंस कांग को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। और इस बंदे को ऐसा लगता है कि मैंने इस मेथड के बारे में पहले कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है कि ये ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो रहा है प्रिंस कांग से। जब वो जो क्वांग था जब बॉर्न हुआ था, बेटा वाला पैदा हुआ था, तभी प्रिंस कांग उससे कहने लगता है कि हे लड़के, मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि अगर तुम अभी यहीं पर रुक जाते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं करने वाला और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि हमारे बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर हमने वाकई में यहाँ पर ड्रॉप कर दिया अपने ब्लड को तो फिर तुम आगे तक पीछे नहीं जा सकते अपनी बात से। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अगर मैं वाकई में यहाँ पर बकवास करने में लगा हुआ हूँ तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो मेरे साथ। और तभी वे दोनों के दोनों अपने ब्लड को उसमें गिरा देते हैं उस बाउल में, और जब उस बाउल में वो ब्लड गिर जाता है तभी वो अचानक से किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पता चलता है कि उनका जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होता। और तभी हमारा जिनयांग एक्सप्लेन करने लगता है कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ये जो मेथड है वो पूरी तरीके से अनरिलायबल है और कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ज्यादातर केसेस में जो इंसानों का ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मिक्स ना हो उसको ट्रिक करने के लिए भी कुछ तरीके हैं। और बताने लगता है कि अगर ब्लड बूंद गिराने से पहले अगर पूरा का पूरा बाउल ठंडा हो और पानी भी पूरी तरीके से ठंडा हो तो जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होगा। और मैंने इसको ठंडा करने के लिए अपनी क्यू का इस्तेमाल कर लिया था पहले ही, और आइस लोटस आर्मर से मैंने इस पूरे के पूरे बाउल को ठंडा कर दिया था पानी समेत। और जब उन्होंने अपने ब्लड को इस बाउल में गिराया तो उससे साबित हो गया कि ये जो ब्लड है वो मिक्स नहीं हो रहा है। और वो कहने लगता है कि ये रहा मेरा एविडेंस, इन दोनों का जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। इससे ये साबित हो जाता है कि जो क्वांग है वो हमारे प्रिंस कांग का बेटा नहीं है। ये बात सुनने के बाद क्वांग बहुत ज्यादा भड़क पड़ता है घबराहट के कारण और जिनयांग पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई बास्टर इस तरीके से बात करने की, तुम हमारे बाप बेटे के बीच में इस तरीके से लड़ाई करवाना चाहते हो। तभी ये बात सुनने के बाद जिनयांग उसको रोकता है, उससे कहने लगता है कि यंग लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर जितने भी
कई सारे मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, वो सभी के सभी मुझसे ज्यादा पावरफुल है और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और वे इस बात को जानते हैं कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है कि ये बात तो सच है, मैंने कभी फ्लक्चुएशन का महसूस नहीं किया इसका क्यों का। जब ये बात प्रिंसेस को पता चलती है तो उसको पसीने पसीने हो जाते हैं। इसका मतलब इसने किसी के साथ कांड किए हैं, गुल खिलाए हैं, जंगल में मंगल किया है इसने, बेटे मौज की है इस प्रिंसेस ने किसी और के साथ, और किसी और के साथ प्रेग्नेंट हुई है ये सोच सोच कर वो घबराने लगती है और कहने लगती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता। पहले तो ब्लड मिक्स हो गया, तो इस बार ब्लड मिक्स क्यों नहीं हो गया था। इसने कहा कि इसकी जो मेथड है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगी और ये बता सकता है कि जो बाप बेटे हैं एक दूसरे के साथ या नहीं। तभी कुआंग अपने पप्पा के जाकर सीधे पैर पकड़ लेता है उस प्रिंस कांग का और उससे कहने लगता है, डैड आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक का इस्तेमाल तो जरूर करने में लगा हुआ है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही, आपको जल्द से जल्द उसे मार देना चाहिए। तभी वो ऑर्डर दे देता है कि तुम जल्दी से जाओ। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि दूसरी मेथड हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है कि इस बाउल में सभी लोगों को ब्लड गिराने की परमिशन दे दो, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिरकार किसके साथ गुलछर्रे उड़ाए इस प्रिंसेस ने और इसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में पता लगा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस भड़क पड़ती है, उठते हुए उससे कहने लगती है, ये आंटी तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे हो गई, तुम मेरी इंसल्ट करने में लगी हुई हो। तभी वहां पर हमें बटलर को दिखाया जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पहले करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी मैन हैं सभी को इस बात का प्रूफ देना होगा। तो यहाँ का जब मैं बटलर हूँ तो मुझे फर्स्ट करना चाहिए, ये सबसे पहले करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस और ज्यादा घबरा जाती है, उससे कहने लगता है कि मिस्टर वांग आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी बटलर उसको धमकाते हुए उससे कहने लगता है कि अगर यहाँ पर जितने भी मर्द हैं उनमें से एक का भी ब्लड इससे नहीं मिला, जितने भी मैन है उनका ब्लड नहीं मिला, तो मैं इस बात से साबित कर सकता हूँ, इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई है कि तुम कोई ट्रिक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो जिसे हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें आगे चलकर पता चल ही जाएगा कि उसके फादर असली कौन है। और तभी वे अपना ब्लड उसमें गिराने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी स्पेशल एनर्जी से हमारे जिनियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनियांग उसे समय पर पकड़ लेता है उसके हाथों को और उससे कहने लगता है पकड़ने के बाद, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा चलक बनने में लगे हो मिस्टर वांग, तुम तो यहाँ पर सीक्रेटली पॉइजन वीड से मुझ पर अटैक कर रहे हो। अगर मैंने वाकई में अपने गार्ड को हाई नहीं रखा होता तो शायद मैं अभी तक मर चुका होता आपके अटैक से। मुझे पता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि आपने ही इनके साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं, दोनों ने मिलकर यहाँ पर अडल्टरी दिखाई है और टपाटप किया है। ये बात सुनने के बाद वो बटलर बहुत ज्यादा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम जिंदा नहीं रह सकते यहाँ पर किसी भी हालत में। और जब ऐसी सिचुएशन होने में लगी होती है तो हमारा जो जिनियांग होता है वो उसके अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के काबिल हो, तुम कोई बटलर वगैरह नहीं हो बल्कि मैं गुंडे हो, गुंडे डाकू कहीं के। ये बात सुनने के बाद वो बटलर उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास यहाँ पर बंद रखो, अगर ये सब तुम्हारे कारण नहीं होता तो हमारी पोल यहाँ पर नहीं खुलती और हम हमेशा आराम से प्रिंस के साथ में गुलछर्रे उड़ा सकता था। भाई देख ले बढ़िया मौज मार रहा था यहाँ पर बैठ के फ्री के संतरे खाने में लगा था गाइस, फ्री के संतरे, समझ रहे हो गाइस। जब वो इतनी फुल पावर से देखता है जिनियांग उसका इतना ज्यादा पावरफुल अटैक तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि शिट, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अटैक को मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से रोक नहीं सकता। तभी अचानक से किसी को आते हुए दिखाया जाता है और बताया जाता है कि दूसरा गार्ड आकर उस बटलर के अटैक को रोक देता है और जिनियांग को बचा लेता है। और वो बंदा उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे रॉयल हाइनेसेस के सामने इस तरीके से फाइट करने की, तुम्हें मरने की जरूरत है। जब जिनियांग को पता चलता है कि जो हिज रॉयल हाइनेसेस को जो मेड सर्व करने में लगी हुई थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था, जब इसने अटैक किया तो मैंने इसके अटैक को बिल्कुल देख भी नहीं पाया, इसकी जो रैंक होगी कम से कम लेवल 5 तो होगी। और यहीं पर ये बटलर मारा जाता है। उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो कन्फेस कर लेती है और उससे कहने लगती है, योर हाइनेसेस मेरे डियर, मैं आपसे ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि इस बटलर ने उस वक्त मेरा रेप कर दिया था, मैं उस वक्त इसने मुझसे जबरदस्ती मेरे साथ टपाटप कर लिया और मैं उस वक्त अपने आप को नहीं बचा पाई और मेरे पास कोई चारा भी नहीं बचा था इतने समय से, और मैं हमेशा तुम्हें सच सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे इसके द्वारा धमका दिया जाया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमेशा इस बास्टर्ड को अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन अगर उस सर्वेंट ने मुझे पूरी तरीके से धमकाया नहीं होता तो मैंने अपने हाथों से अभी तक इसे मार दिया होता स्टार्टिंग में ही। ये बात सुनने के बाद उस कुआंग के तो आंसू निकल पड़ते हैं, उसकी ऐसी हो जाती है, बहुत ज्यादा हीरो बनना था ना, दूसरे को मारने की पड़ी थी इस बंदे को, निकल गई, हो गई ऐसी तेजी पांड के लिए हो गई तेरी। अब तभी जो प्रिंस कांग उससे कहने लगता है कि कोई भी अपने बच्चे को अपने हाथों से हर्ट नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार जो लू कुआंग उसका असली फादर कौन था, लेकिन ये फिर भी तुम्हारा असली बेटा था, लेकिन तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर तुम अपने ही बेटे को अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हो, तुमने वाकई मेरी आंखें खोल दी। और तभी वो अपने बटलर्स को अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दे देता है कि इस प्रिंसेस को पकड़ लो और इसके द्वारा जो डांजन बनाया गया है उसी डांजन में इसको बंद कर दो और इसके हाथ पैर काट दो। आज मैं इसे सबक सिखाने वाला हूँ कि जिसने जो दूसरों के साथ करते हैं ना, अब इसके साथ सेम टू सेम ही होगा। ये बात सुनने के बाद उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और वो अपने ही पैंट में मूत देती है और रोने लगती है गंदी तरीके से। उसके आंसू देखने लायक बहुत ज्यादा
कब कपाने लगते पूरी की पूरी बॉडी डर के मारे, क्योंकि अब इसके साथ जो होने वाला है वो सोच सोच कर इसकी हालत खराब हो रही होती है और वो अपने आप को बचाने के लिए उससे भीख मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सर्वेंट उठे घसीट कर उसे उसके हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो प्रिंसेस अभी भी जाना नहीं चाहती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते। जो तुच्छ लोग हैं सिर्फ उन्हें ही इस तरीके का टॉर्चर मिलना चाहिए। जल्दी से अपने सर्वेंट से बोलो मेरे डियर कि मुझे यहाँ से जाने दे। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंस उससे कहने लगता है खैर अब समय खत्म हुआ, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि तुम जिन तुच्छ लोगों के बारे में बात कर रही हो ना, आज से मैं तुम्हें अनाउंस करता हूँ कि तुम और तुम्हारा बेटा दोनों के दोनों तुच्छ इंसान हो, तो तुम्हें उन्हीं की तरह ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और घसीट कर दोनों को वहां से ले जाते हैं, बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह, किसी जानवर की तरह। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं उससे कहने लगता है कि तुमने एक ऐसे मिडिल एज मैन की मदद कर दी है जो कि 20 सालों से परेशानी में बहुत ज्यादा टेंशन में घुमा फिरा करता था, और फाइनली तुमने इसकी जो दिमाग के अंदर कंफ्यूजन मौजूद थी उसे क्लियर कर दिया है। तो इसके बदले में तुम्हें 50 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। ये देखने के बाद हमारा जिनियांग काफी ज्यादा खुश होता है ये पाने के बाद पॉइंट। तभी प्रिंस कांग उसको बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में मुझ पर बहुत ज्यादा बड़ा फेवर दिखाया है, तो तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ भी पॉसिबल दे सकता हूँ पॉसिबली, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं आपसे साथ फ्रैंक होता हूँ और सच सच बता देता हूँ कि हमारे होलेंज रेंज के पास एक गाँव है जिसका नाम वो ही है, और ये जो वही गाँव है वो अभी कुछ समय में वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण पूरा का पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और वहाँ पर लोगों को रहने की जो जगह थी वो पूरी तरीके से मिट चुकी है। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आप वहाँ पर एक नदी बना दें, जिससे कि जो पानी आता है ना, जो बहुत मात्रा में एक साथ पानी आ जाता है, उसको अगर डाइवर्ट कर देते हैं उसके रास्ते को, तो वहाँ पर लोग बच सकते हैं और उस पानी का इस्तेमाल वो लोग अपने इच्छानुसार भी कर सकते हैं इस्तेमाल। और यही एक ऐसी चीज है जिससे कि लोगों की मदद होगी, और यही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप यही करें। ये बात सुनने के बाद प्रिंस उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में कर्नल बनाने का जो प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हो वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। अब जबकि मैंने तुमसे वाकई में वादा कर लिया है इसे पूरा करने का, तो मैं इसे जरूर करूंगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब इस तरीके से वो सोचने लगता है तो जिनियांग समझ जाता है कि ये चाहता है कि मैं इसके सीक्रेट को किसी को भी ना बताऊं, और उससे कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आया था, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। और आगे बार तुम इस कैनल को बना लो तो हमारा जो हिसाब वो बराबर हो जाएगा, और उसके बाद मेरा आपके प्रिंस कांग के मेंशन से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये बात जानने के बाद प्रिंस कांग काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में उस डॉक्टर के डिसिपल यानी कि स्टूडेंट होने के काबिल हो, लायक हो, तुम काफी ज्यादा यंग, टैलेंटेड और स्मार्ट बंदे हो, और तुम लोगों के बारे में भी चिंता करते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं उस कनल को बनाकर तैयार कर दूंगा। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और वहां से जिनियांग वहां से अपने वापस हॉलैंड रेंज की तरफ बढ़ रहा होता है और 2 गार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए वहां से जा रहे होते हैं, और मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है जिनियांग कि अगर मैंने उन लोगों ने जब कैनाल वो बन जाएगी तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बदले में मुझे सिस्टम के तरह जो पॉइंट मिलेंगे ना, इसको तो ऐसा है जैसे कि मुझे पॉइंट हार्वेस्टिंग मशीन लगा रखी हो मैंने। इस बार तो मैंने वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया। और वो हॉलैंड रेंज के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं फाइनली हॉलैंड रेंज पर पहुंच चुका हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। तभी उसके गार्ड उससे कहने लगते हैं कि जो प्रिंस कांग है उन्हें स्पेशली हमसे कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आ जाए और फिर उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। ये सुनने के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है हमारे जिनियांग को, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो प्रिंस कांग है वो कंफर्म करना चाहते हैं मेरी आइडेंटिटी के बारे में कि मैं वाकई में हॉलैंड रेंज पर रहता हूँ या फिर नहीं। और तभी जो जिनियांग है वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और अंदर देखता है तो वो कोई भी उस जगह को गार्ड करने में नहीं लगा हुआ होता है। तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है कि कोई भी यहाँ पर इस जगह को गार्ड नहीं कर रहा है, ये कितने ज्यादा आलसी हो गए हैं आजकल के लोग फिर से। और जैसे वो अंदर जाता है तो मिस्टर जू कई सारे लोगों के साथ वहां पर खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि क्वीन जिनियांग, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भरे हुए गद्दार निकले। तुम यहाँ पर हॉलैंड रेंज में रहते हो और सीक्रेटली दूसरों की मदद करने में लगी हुए हो, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं लुओ शेकिंग के साथ मिलकर तुमने घोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट को दूसरों को बेचा है, और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हॉलैंड रेंज के तुमने दूसरों को भेजने में लगे हुए हो सीक्रेटली, और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम सर उठाकर वापस यहाँ पर आ गए हो। ये बात जब हमारे जिनियांग को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है, और जू जो मिस्टर जू होता है जू लिंगजिया वो उससे कहने लगता है कि मैं हॉलैंड रेंज के ओनर के बदले में आज अनाउंस करता हूँ कि उसके बदले में सजा तुम्हें दिया जाती है और ऑन द स्पॉट तुम्हें यहीं पर मारा जाता है, तुम्हें मारने की सजा मैं यहीं पर देता हूँ। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हमारे जिनियांग काफी ज्यादा शौक है इस मूवमेंट पर, वो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार जिनियांग क्या करने वाला है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाइए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और सीरीज को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इतनी ही नहीं बल्कि मैं आगे भी कई सारी सीरीज आने वाली फ्यूचर्स में मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, और आप भी बता सकते हैं अपनी फेवरेट सीरीज का नाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।